रिलेटेड होते हैं ना, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। मेरा तो इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये सब चीजें आती हैं हमारे सब्जेक्ट में ना। ओके मैम। हाँ जी। विकास, आप सुन सकते हो मुझे? विकास is having network problem. I think he can hear us, but he is not audible. Okay. All right. विकास, अगर आप हमको सुन सकते हो तो आप थम्स अप देना प्लीज। या फिर विकास आप कोशिश कर सकते हो किसी और मोबाइल से लॉग इन करने के लिए। तो कल्पना, कशिश जी आपको बता रही थी, एक्चुअली उन्होंने पूरी एक इंफॉर्मेशन पैकेज यहाँ रखा है। आप हम यही वेट कर रहे हैं कि दूसरे लोग अगर ज्वाइन करें, नहीं तो कशिश जी आपको बताएंगे सब कुछ। तो कशिश जी, मुझे ऐसे ही पूछना था, तो एनईटी नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है ना, कंडक्ट करती है? हाँ, ये नेशनल लेवल पे होता है और एनटीए यूजीसी करती है इसको कंडक्ट। करेक्ट, यूजीसी, राइट। हाँ एंड जी। द टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट इज स्टेट वाइज? हाँ, इसका सेंट्रल भी एक एग्जाम होता है और अदरवाइज स्टेट वाइज भी है, अलग अलग स्टेट्स का अलग है। तो अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लिया है तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं ना, यही इसका मतलब हुआ ना? सॉरी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हुई, आप दोबारा ओके, रिपीट करेंगे। श्योर। मैं बोल रहा था, अगर एनईटी मैंने क्लियर कर लिया है तो मैं ऑल इंडिया में कहीं भी टीचिंग प्रोफेशन के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप सीधा लग जाते हैं। हाँ, ओके। गंधाली, कैन बी शुड बी स्टार्ट? विकास एंड विकास, आप सुन सकते हैं अब? यस सर, सुन रहा हूँ। वेरी गुड। विकास शास्त्री में कर रहे हैं कशिश। अच्छा, Yes, Piyush ji, I think we can start. ओके, ठीक है कशिश जी, आप देखेंगे, अब जैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग उनकी कोशिश करेंगे फिर बाद में फिल करने की। श्योर सर। किसी को कहीं पे भी डाउट हो, कल्पना जी, विकास जी, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप एंड में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लूं, बट अगर स्टिल आपको डाउट हो, आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, बिना किसी मतलब शर्माए बिना, ठीक है? क्योंकि ओके इंटरैक्टिव मैम। सेशन है तो बातचीत होती रहनी चाहिए, ठीक है? जैसे सर ने बताया, सर ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम कशिश है और मैंने बीएड एग्जाम क्लियर किया था 2021 में मेरिट रैंक के साथ। बेसिकली मेरे को जितना अपने एक्सपीरियंस से मिला है निचोड़, वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोग भी वो एग्जाम क्लियर कर पाओ। और पहली चीज अपने माइंड से ये हटा देना कि ये इम्पॉसिबल है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कैसे होगा, हम कोचिंग लेनी क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने भी विदाउट कोचिंग ही किया है और मैंने इससे पहले कोई और एग्ज़ाम दिया भी नहीं था, तो ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। अगर हम सच्चे मन से पढ़ाई करते हैं, रोज़ एफर्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं क्लियर। तो ऐसा अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोचिंग के बिना नहीं होते हैं, ठीक है? तो बीएड एग्ज़ाम से हम शुरू करते हैं।
तो बेसिकली क्या है, आपको क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। ओके वेट, मेरे को ही मेरी स्क्रीन शायद हैंग हो गई है, 1 सेकेंड रुकना। हाँ हाँ अब विजिबल है ना सबको? हाँ यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो है ये हमारी है एचपीयू बीएड एग्जाम। होता क्या है बेसिकली, ये बीएड के लिए होता है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 इयर्स का रेगुलर कोर्स प्रोवाइड कर रही है अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है हमारी मेन, जिसका कैंपस समर हिल शिमला में है। ये एग्जाम जो है साल में एक बार होता है, और ये अगर आप ये करते हैं तो आप एक तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। उसका आगे का जो प्रोसेस रहता है वो भी मैं समझा दूंगी आपको। और जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं ना, वो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते हैं वो भी इसे कवर करते हैं, और ये एग्जाम उनमें भी मान्यता रखता है। ठीक है, अब जो है एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, एक तो है आपकी 10+2, और जो डिग्री आपने जो भी करी है ग्रेजुएशन, अगर जैसे जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% तक मार्क्स होने चाहिए, और कोई रिजर्व कैटेगरी है तो 45% तक का क्राइटेरिया है, और इंडियन होने चाहिए। और जो एज लिमिट है, अपर लिमिट की एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। साथ ही साथ एक बार जो इसका पूरा प्रोसेस रहता है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो पॉइंटर्स दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एग्जाम का फॉर्मेट रहता है वो एमसीक्यू फॉर्म रहता है। एमसीक्यू फॉर्म मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिया होता है, नीचे ऑप्शंस होते हैं, और हमको ये सिलेक्ट करने होते हैं। ओएमआर शीट होती है, ओएमआर शीट में क्या होता है, हमें क्वेश्चन पेपर दिया होता है और हम सर्कल करके आंसर करते हैं। ठीक है, मार्क्स जो है ये 150 मार्क्स का होता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है और आपने अगर गलत आंसर दिया तो आपके मार्क्स कट होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है गेस वर्क करने का, मतलब आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, छोड़िएगा मत किसी क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है वो आंसर सही हो और आपको उसका पॉइंट मिल जाए। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हो सकता है सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, गलत होगा तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं। अगर अब हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। ठीक है, और जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मतलब आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा जो आप एप्लीकेशन के टाइम पे भरेंगे, चूज करेंगे खुद से। उस सेंटर में आप जाएंगे, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, फिजिकली बैठ के आप वहां पे ये एग्जाम देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 to 1100 तक ही होती है, और जो SC ST कैटेगरीज है उनके लिए 500 to 550 तक होती है। ठीक है, अभी क्योंकि देखो फेब चल रहा है तो अभी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी रिलीज नहीं हुई है। यूजुअली जो पेपर है लास्ट ईयर की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आए थे। ठीक है, और एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस रहा था वो 1 महीने तक चला था, लगभग मई स्टार्ट तक। ठीक है, और एडमिट कार्ड थे जो मई एंड तक आ गए थे, और हमारा जो एग्जाम था वो भी मई एंड तक हो गया था, और रिजल्ट जो है वो जून में अनाउंस हो गया था। तो ये एक टाइमलाइन रहती है। तो अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स, इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही है, ताकि हमारी नोटिफिकेशन छूटे ना। ठीक है, अब एग्जाम देने के बाद क्या प्रोसेस रहता है, एग्जाम देने के बाद आंसर की आती है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, मेरिट लिस्ट निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग राउंड्स होते हैं। काउंसलिंग राउंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे राउंड्स होते हैं। ज्यादातर चांसेस होते हैं काउंसलिंग राउंड 1 में ही मैक्सिमम सीट्स भर जाती हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और काउंसलिंग राउंड्स की डेट का भी ध्यान रखना होता है ताकि ये निकले ना। 3 दिन तक चलती हैं, 3 से 4 दिन तक काउंसलिंग। उसमें क्या होता है, आप फिजिकली जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी होती है जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं साथ वो मैं आगे बताऊंगी। और आपको क्या होता है, वहां पे अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करानी होती है, वेरिफिकेशन करानी होती है, और फीस जमा करानी होती है। फीस ऑनलाइन जाती है, और फीस के बाद ही आपकी एडमिशन मानी जाएगी। अगर आपने फीस नहीं भरी तो वो सीट चली जाती है, एडमिशन को निल कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस की बात आई। अब मेन चीज है सिलेबस। सिलेबस में देखो 150 मार्क्स का है टोटल। ठीक है,
30 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें HP का जीके और इंडिया का आता है स्टैटिक जीके। तो इसमें क्या है, HP के जैसे रिवर्स हैं, फेमस पीपल हैं, कोई बुक्स हैं, और इंडिया का भी स्टैटिक जीके जो होता है, रिवर्स, बुक, ज्योग्राफी, ये सब आता है, हिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली इसमें HP का ज्यादा आता है, तो HP की जीके पे ज्यादा फोकस करिएगा। फिर जो सेकंड पार्ट है जो 40 मार्क्स का आता है वो है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के ऊपर होते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी पूरे कहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है नेशनल कमीशंस जो होती हैं एजुकेशन पे, जैसे चार्टर एक्ट निकला है, एल्पाइन स्टोन कमिटीज हैं, ये सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी भी टीचिंग एग्जाम को अगर आपने क्लियर करना है, चाहे वो बीएड है, टेट है, नेट है, कोई भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये अभी कर लेते हो तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मार्क का यहाँ पे एक और जो वेटेज है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें बेसिकली आपका जो पोटेंशियल है वो देखा जाता है टीचिंग के लिए। इसमें एक ट्रिक रहती है कि आपको जो आंसर है पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करते हैं। जो पॉजिटिव ऑप्शन होता है ना सबसे ज्यादा एज अ टीचर, वो आपको चूज करना होता है, और बाकी इसका भी मटेरियल अवेलेबल है। अब इसमें एक ट्रिक है, सपोज मेरी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो मैं बाकियों को तो अच्छे से कर सकती हूँ, जिसमें एटलीस्ट मैं एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लूँ। अब मान लीजिए अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं बाकियों को कर सकती हूँ, हिंदी को, जीके को, लॉजिकल रीजनिंग को। अगर इनको अच्छे से करके तो भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप किसी एक चीज में वीक हैं तो आप अगर बाकी चीजों में एक्सपर्ट बन जाएं, अच्छे से कर लें, तो भी एग्जाम क्लियर हो जाता है। ड्यूरेशन एग्जाम की 2 आवर्स की रहती है। और अगर जैसे आप सबको विजिबल है, ये बुक थी जो मैंने रेफर की थी, ये कंपटीशन एज की है, आप लोग ये रेफर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इस बुक से पढ़ा है और थोड़ी यूट्यूब चैनल से। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, इसमें आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है। अगर आप ये कर लेते हो बुक को, दिन में रोज आप 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो अभी, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये करना पड़ेगा। आप एक तो ये बुक रेफर कर सकते हो, बाकी आगे का मटेरियल मैं बताती हूँ। देखो, कट ऑफ का क्राइटेरिया वैसे तो 35% और 30% दिया है, पर क्या होता है, जो हमारा काउंसलिंग होती है उसमें अगर आपको अच्छे कॉलेजेस, जो 2 मेन कैंपसेस अगर मैं बताऊं गवर्नमेंट वाले जो हैं HPU के, वो है एक तो यह HPU शिमला, और एक ये है HPU की जो कैंपस है धर्मशाला में। इनमें होती है 100 to 150 सीट्स, और ये जल्दी भरती हैं, और इनकी कट ऑफ जाती है, आप लगा लीजिए 95 to 100 प्लस आपको मार्क्स अटेन करने होते हैं, तो आप इसका श्योरली इनमें हो जाता है। तो अगर आप अपना टारगेट अगर कोई लेके चल रहे हैं तो आप वो अपने 95 to 100 प्लस मार्क्स का रखिएगा, ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं, तो काउंसलिंग जब होती है तो आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीएड का जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ना, जब आप एग्जाम देने से पहले निकलता है ये, इसको संभाल के रखिएगा, आपको ये लेके जाना होगा। सेकंड, जो आपका रिजल्ट निकलता है जब वेबसाइट पे, रैंक कार्ड होता है, ये भी लगता है, तो इनको आपको बहुत केयरफुली साथ रखने हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड एग्जाम हुआ और कहीं मिसप्लेस कर दिया। एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, रैंक कार्ड इंपॉर्टेंट है, 10th-12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, आपने जो भी ग्रेजुएशन करी है उनके सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, PWD सर्टिफिकेट होते हैं, वो होते जरूरी होते हैं, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये आप इन हैंड रेडी रखिएगा, ठीक है। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाके चेक करते रहना है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कब आ रहा है। ये है admissions.hpushimla. इस पे आपको ध्यान रखना है कि कब हमारी मेरिट लिस्ट निकल रही है, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब लास्ट डेट है। मार्च अप्रैल ऑनवर्ड शुरू कर दीजिएगा देखना। अब ये जो मेन बात है, ये जो चैनल है करियर राइट यूट्यूब पे, मैंने इसका लोगो भी इसलिए लगाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस पे जितनी वीडियोस है ना लॉजिकल रीजनिंग की, जैसे यहाँ पे भी दिख रहे हैं ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, बहुत इजी है, शॉर्ट वीडियोस है। मैंने भी यहीं से प्रिपेयर किया था, मुझे लॉजिकल रीजन बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने यहाँ से प्रिपेयर किया, और
मेरे को समझ आया, और ये हर एग्जाम में काम आएगा, खाली बीएड में नहीं, टेट में काम आएगा, कोई और कॉम्पिटिटिव देना है, गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं जिनमें लॉजिकल रीजनिंग है। आई थिंक 10 to 12 वीडियोस हैं, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, ये सब चीजों की हिंदी में है और आप देख सकते हैं। और एक ये चैनल है मैम का, स्टडी स्मार्ट विद पारुल, ये मैंने रेफर किया था। इनमें क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाती हैं ये मैम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाती हैं एग्जाम से पहले। अगर आप ये वीडियोस भी देख लेते हैं तो बहुत हेल्प करता है। और मैंने एग्जाम से पहले ये देख के गई थी और बहुत सारे क्वेश्चंस लकीली जो एक्सपेक्टेड इन्होंने करवाए थे वो आए थे। तो इनसे एक तो रेफरेंस मिलेगा आपको, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं सिमिलर, तो आप इनको पढ़ने के लिए रेफर कर सकते हैं। और अदरवाइज इंटरनेट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे ऐसे और भी चैनल सर्च कर सकते हैं, और भी चैनल्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं स्टडी मटेरियल और लेक्चर्स, तो आप वो लोग देख सकते हैं। अगर आपको अभी किसी को बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो बीएड से। तो शिमला में दूसरा सेंटर कहाँ पे है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो कल्पना? बीएड के लिए ना एक सेंटर, मतलब एचपी शिमला में है ना, दूसरा सेंटर कहाँ पे बताया आपने? देखो, वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एचपीयू जो है हिमाचल गवर्नमेंट जो है तो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, और इसके अंडर क्या होता है ना, और एक धर्मशाला में मेन कैंपस, इसके अंडर क्या होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस अफिलेटेड होते हैं एचपीयू से, ठीक है। मतलब वो सेमी प्राइवेट मान लो इनको एक तरीके से, वो डिग्री एचपीयू की देते हैं पर वो अपने हिसाब से भी अपना पूरा फंक्शन करते हैं। तो अफिलिएटेड के केस में क्या होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, अगर आप ये एचपीयू और धर्मशाला के कैंपसेस में हो जाते हो, अपनी सीट सिक्योर कर लेते हो, ह्यूज डिफरेंस है फी स्ट्रक्चर में कोर्स के, ह्यूज। और अगर आप सिमिलरली एफिलिएटेड में करते हो तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव कोर्सेज पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट में वो रिलेटिवली चीपर है, और उसकी वैल्यू भी है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। इसलिए मैं कह रही हूँ 95+ to 100+ मार्क्स को आप अपना टारगेट बना के चलिएगा, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए इतने आ गए, मान लीजिए आपके 99 आ गए, 98 आ गए, तो आप इनमें सिक्योर फर्स्ट काउंसलिंग राउंड में ही सीट सिक्योर कर लोगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स हैं ये, तो ये बहुत जल्दी भरती हैं। प्राइवेट्स में तो बच जाती हैं एंड एंड में, बट फिर मैंने बताया वो डिफरेंस रह जाता है। और सीट्स क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स देते हैं, तो मेक श्योर फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपनी सिक्योर कर लो, ठीक है। कितनी सीट्स है मैम उधर एचपी में, कितने और धर्मशाला में? एचपीयू में जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब मैंने भी दिया था तब हमारे टाइम पे 100 थी, ठीक है। और धर्मशाला में आई थिंक 150 थी। बाकी इसकी लिस्ट निकलती है, जो साइट बताई है ना मैंने, वहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट होती है। ओके मैम। और उन 100 सीट्स में से भी क्या होता है, कुछ कोटा साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, कुछ कोटा नॉन मेडिकल के लिए होता है, कुछ कोटा आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए होता है। तो 100 में से फिर आपको देखो कंपटीशन तो है ना टफ, तो इसलिए आपको अच्छे से मार्क्स लेने होते हैं ताकि उनमें आपका आ जाए, अगर आप एचपीयू को कर रहे हो, ठीक है। ओके मैम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अब हम सब जैसे हिमाचल से हैं, तो एचपीयू का ये जो बीएड एग्जाम है, इसमें 80 to 85% सीट्स जो हैं प्रेफरेंस ना हिमाचल बोनाफाइड जिनके पास होता है उनको दी जाती है, और बाकी जो रेस्ट होता है वो दूसरी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को होती है। तो अगर आप हिमाचल से हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर सिंपलर टर्म्स में समझाऊं क्या होता है, आप हिमाचल में मान लीजिए 15-20 सालों से रह रहे हैं, हिमाचल में पैदा हुए हैं, हिमाचली हैं, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपने नहीं बनवाया है, बनवा लीजिए, अभी एग्जाम को 2-3 महीने हैं, ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, उससे आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मेन पॉइंट है, ये होना ही चाहिए अगर आप हिमाचली हैं और ये एग्जाम्स आप दे रहे हैं, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक एज दे रहा है, प्रेफरेंस मिलती है बोनाफाइड सर्टिफिकेट वाले बच्चों को। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तब भी मांगते हैं उसमें कॉपी उसकी कि आपके पास है या नहीं है। तो अगर आपने एग्जाम देना है, क्लियर करना ही है, और ये एक एज मिल रही है, तो इसको जरूर लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट? नो मैम। बीएड का कोर्स एक्सटर्नली भी हो सकता है कशिश जी, कहीं अवेलेबल है या फुल टाइम? मतलब दूसरी यूनिवर्सिटीज में मैम?
नहीं, मतलब कहीं पे भी हिमाचल में लाइक फुल टाइम कोर्स ही है ना, ये ऑप्शन नहीं है ना कि आप डिस्टेंस लर्निंग करें? मैम देखो, एचपीयू में तो रेगुलर है, बट इग्नू में रिसेंटली जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है वहां पे ये ऐड किया गया है, डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। ओके, वो भी 2 वहाँ साल का ही है? मैम एग्जैक्टली हाँ 2 साल का ही है, बट अभी क्योंकि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो बीएड की कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स निकली थी, अब वो अभी अब एप्लीकेबल नहीं हुई हैं। तो उसमें ऐसा था कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो वो 1 साल की करेंगे ग्रेजुएट्स के लिए, अगर 10 से कर रहे हैं तो 3 to 4 years की होगी, पर वो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो अभी 2 साल के लिए ही है मैक्सिमम जगहों पे। ओके, कुछ ठीक। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 1 year की भी प्रोवाइड कर रही हैं, बट फिर वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी, कुछ कर रही हैं। मैम इकडोल से क्या प्रोसीजर होता है मैम बीएड का? इग्नू का क्या होता है? इकडोल से मैम आईसीडोल पढ़ते हैं, मतलब अच्छा, इकडोल आईसीडोल से। आईसीडोल ये एचपीयू का है ना, वहां पे मुझे नहीं लगता कि वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हिमाचल में अगर आप एचपीयू से कर रहे हैं तो वो रेगुलर ही है। नो मैम, अगर हमने मैम जैसे डीएलएड करी है या फिर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं लोग और वो बीएड करना चाहते हैं तो वो इकडोल से भी कर सकते हैं मैम, पर उनके पास मतलब वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर वो इसके गवर्नमेंट बारे जॉब में कर रहे हैं तो उसका मुझे अप्रूव। एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं आपको चेक करके बता सकती हूँ फॉर श्योर। पर जहां तक मुझे नॉलेज है, बीएड का जो एग्जाम का मैं बता रही हूँ वो तो रेगुलर ही है, जिस एग्जाम का मैं बता रही हूँ। और अगर ऐसा कुछ है कि आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है और आप डिस्टेंस से कर सकते हैं तो मैं आपको चेक करके बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम उसके लिए एंट्रेंस नहीं फिर होता है ना, फिर वो सर्टिफिकेट ही लगते हैं हाँ वो कि मेरे को आपने चेक करना किया हुआ। पड़ेगा, उसकी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। ओके मैम। ये वाला जो एग्जाम है ये तो रेगुलर है, इसके अलावा करना है तो आप इग्नू से कर सकते हैं, वो डिस्टेंस मोड से होता है। बाकी जो आप मुझसे पूछ रहे हो वो मैं चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक है? जी मैम। कशिश और जी, ये बीएड एग्जाम एंट्रेंस हर साल दे सकते हैं क्या? मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि एक अटेम्प्ट में ही हाँ आप जी दे सकते हैं, कोई हर साल? रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, मतलब अटेम्प्ट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अटेम्प्ट्स में कोई नहीं। ओके, हाँ आप दे सकते हैं। थैंक यू। और विकास, आपको कोई प्रश्न है? बेझिझक पूछिए, हम लोग 3-4 लोग ही हैं, मतलब कुछ हिचकिचाइए नहीं, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। सर पूछेंगे, अभी सब कुछ समझ आ गया फिलहाल तो। वेरी गुड विकास, थैंक यू। बाकी जब पढ़ाई करेंगे फिर ज्यादा पता लगेगा। हाँ, लेकिन ये कशिश जी ने जो 3 सोर्सेज बताई हैं, इन्होंने भी इसी से स्टडी करी है, तो ये तो बहुत उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। जी सर। वो किताब का नाम हम आपको बता देंगे, उन्होंने हाँ मैं फोटो लिंक दिखाई है। भेज दूंगी, ये बुक है, हाँ मैं नहीं, हाँ, लिंक भेज दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया था सर मैंने तो। स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट थैंक यू आगे। मैम। हाँ जी। तो विकास, प्रश्न है आपका? नो सर, नो सर। ओके, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो करियर राइड वाला चैनल है ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ये बहुत काम आता है। इसको अगर आपने एक बार कर लिया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हमेशा के लिए हो गया, ठीक है? ये किसी भी एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट अगर हम टेट एग्जाम के बारे में बात करें तो बेसिकली आज हम ये कवर करेंगे कि एक जनरल आइडिया जो इस एग्जाम का है, सिलेबस क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, वो करेंगे डिस्कस। और एंड में जो स्ट्रैटेजी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एचपी टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें पहले भी बता रही थी सेंट्रल भी होता है, वो सीटेट होता है, और अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से करते हैं। और ये ईयर में 2 बार होता है, जून एंड नवंबर में, ठीक है? इससे जो है आप स्किल टीचर्स लग सकते हैं बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है? ये जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराती है, ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए। यहाँ पे जैसे मेंशन है ना, ये HPBOSE, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कराती है ये, ठीक है? इसका अगेन एप्लीकेशन प्रोसेस जो रहता है वो ऑनलाइन होता है, मतलब जब आप फॉर्म भरोगे आप अपने फोन लैपटॉप से भरोगे, ठीक है? और जो एग्जाम होगा वो अगेन ऑफलाइन होगा, सेंटर पे जाके आप भरेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट रहता है,
और ट्वाइस अ ईयर होता है, तो जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये साइट है देखो, www.hpbosc.org, ये ऑफिशियल साइट है इनकी। इन साइट पे ही आपको जाके चेक करना है, जो ऑफिशियल साइट्स होती है। कई बार हम दूसरी साइट्स पे चेक करते हैं, जैसे कॉलेज दुनिया की हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स होती है, वहां पे ना एग्जैक्ट और ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अनटिल एंड अनलेस जो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल साइट्स पे है, बाकी कोई और मत मानना। ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करना कि फॉर्म निकल गए हैं तो निकल गए हैं, अदरवाइज और साइट्स पे कई बार एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। अब जो है इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें एक होता है कि आपका जो है टीचिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, और 50% मार्क्स जो है आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और ये डिप्लोमाज होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस फॉर्म करता है टेस्ट का, ठीक है। एज लिमिट 18 इयर्स ऑफ अबव है, अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 800 आती है, रिजर्व कैटेगरी जो होती है उनके लिए 500 आती है। मैक्सिमम मार्क्स अगेन ये 150 मार्क्स का है, नो नेगेटिव मार्किंग। ड्यूरेशन है 2.30 आवर। मतलब नेगेटिव मार्क का मतलब यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा पेपर अटेंड करके आना, चाहे आता हो नहीं आता हो, गेस वर्क भी करते हो, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। और एक एक मार्क कॉम्पिटिटिव में इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम एक एक मार्क से भी रह जाते हैं, ठीक है। अब ये मैं सिलेबस लाई हूँ। ये एग्जाम का क्या होता है, ये एग्जाम अलग अलग दिन पे डेट शीट निकलती है इसकी, और अलग अलग कैटेगरीज जो होती है उनके हिसाब से होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाया है सिलेबस शास्त्री टीचर के लिए, और इसमें अगर आप देखो तो जो आपका शास्त्री डिग्री का कोर्स है उसकी वेटेज 120 है। मतलब अगर आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाए। और 30 मार्क्स का जो है इसमें जनरल अवेयरनेस, जो कि हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट स्टडीज, अगेन जैसे मैंने बताया था ना, जीके एचपी की जो होती है, हिस्ट्री एंड ऑल, वो सब जगह हिमाचल प्रदेश की सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। आप कोई सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम भी दोगे हिमाचल प्रदेश के, उनमें भी यही चीजें आएंगी ही आएंगी जो जनरल अवेयरनेस की हैं। बाकी आगे मैंने सेक्शन वाइज किया है, अगर ये किसी के मतलब कोई इनको परस्यू कर रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगी। जैसे ये लैंग्वेज टीचर के लिए है, ये जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है ये सबके लिए सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके एरिया में आता है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं, उसमें अगेन जैसे ये मेडिकल के लिए है, तो आपका जो है जनरल अवेयरनेस सेम रहा, पर क्या ऐड हुआ है इसमें, चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, टीचर लर्निंग, पेडागोजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये ऐड हुआ। बेस सेम रहा, तो आपका बेस सेम रहेगा, और आपके सब्जेक्ट्स एज पर आपके कोर्स चेंज होते हैं। अगर नॉन मेडिकल के हो तो अगेन वही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। इसमें भी चाइल्ड साइकोलॉजी है। अगेन अगर आर्ट्स है तो वो देखो बेस सेम ही है, इसमें इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, सोशल स्टडीज ऐड कर दिए गए आपके एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। जेबीटी के लिए भी है, अगर किसी ने देखना है तो इसमें इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, हिंदी लिटरेचर, ग्रामर, मैथमेटिक्स ये सब ऐड हुआ है। बाकी ये एग्जाम रहता है, किसी को ये स्क्रीनशॉट्स या चाहिए हो तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो कशिश जी, सो मेरे को अगर ये एग्जाम देना है तो मुझे जो पढ़ाना है सब्जेक्ट वो पहले एक तरह से चूज करना पड़ेगा ना। जैसे हिंदी पढ़ाना है तो फिर मैं टेट फॉर हिंदी दूंगा। हाँ, और मैं फिर शास्त्र प्रोवाइडेड आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा हो इसमें, जैसे आपने मान लीजिए डिग्री करी है। हाँ, तो ही हो पाएगा। हाँ, और लेकिन अगर मान लो किसी दो सब्जेक्ट में पढ़ाना हो, मान लो हिंदी एंड सोशल स्टडीज, या तो ये एग्जाम सब अलग अलग दिन होते हैं, तो मैं दोनों में बैठ सकता हूँ क्या? सर इसके रिगार्डिंग मुझे चेक करना पड़ेगा, बट हाँ अगर आपको दोनों देने हैं, दोनों पढ़ाने हैं, तो आपको दोनों एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे दोनों के लिए। थैंक यू। सेम टाइम का मैं कंफर्म कर दूंगी, बट हाँ अगर आपको दोनों पढ़ाने हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग अपीयर होना पड़ेगा। और अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की हम बात करें तो इसमें 60% है, जो कि है 90 मार्क्स। अगेन अगर 90 मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया है, एम करिए 90 अबव का, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे, और अच्छे से बिना किसी डाउट के आप कट ऑफ लिस्ट में फॉल कर जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट जो होती है वो
एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, स्टूडेंट्स ने कैसा दिया है, उसके हिसाब से आती है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, 90 मार्क्स 60%, हमेशा इससे अबव एम करके ही चलिएगा, ठीक है। अब ये जो है, ये एक मुझे भी एक साइट से इंफॉर्मेशन मिली है, टेंटेटिव है, इसको मतलब आप मान मत लो अभी एकदम से कि इसी डेट पे है, पर इसको आप गेस के लिए ले सकते हो या रेफरेंस के लिए ले सकते हो कि इन महीनों के आसपास आपके फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। तो अगर जून वाली के लिए बात करें तो आपका अगेन आप अप्रैल मई के अकॉर्डिंग लेके चलिए, अप्रैल एंड मई में आपके फॉर्म निकलेंगे। फिर आपका जो है प्रोसेस है वो जून तक रहेगा एप्लीकेशन का, ठीक है। और जो है आपकी करेक्शन विंडो है वो जून में ओपन रहेगी, लेट फॉर्म जो भी फी का प्रोसेस रहता है, और जुलाई में आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम होगा। इसको टेंटेटिव मतलब बस मान के रखिए अपनी रेफरेंस के लिए, बाकी डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। तो अगेन आपको इसकी साइट पे जाके नजर रखनी होगी कि कब कौन सी नोटिफिकेशन निकल रही है, क्योंकि कभी कभी जल्दी निकाल देते हैं, कभी कभी नोटिफिकेशन डिले भी हो जाती हैं। सिमिलरली नवंबर वाले अटेम्प्ट के लिए जो है सितंबर अगस्त सितंबर के अराउंड आप मान लीजिए। अक्टूबर में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होगा, और लेट फॉर्म का 14 अक्टूबर, जो भी यहाँ टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये अभी। और करेक्शन विंडो अक्टूबर 21 तक है, और एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से 4 डेज पहले तक आएगा। और जो एग्जाम इन्होंने नवंबर में दिया हुआ है, जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप साल में 2 बार दे सकते हो, है ना। एक बार अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मान लीजिए उसमें नहीं हुआ, तो आप बेटर इम्प्रूव करके आप अगेन 6 मंथ्स में दे सकते हो, ठीक है। नेट के साथ भी वैसा ऐसा ही होता है। और बाकी बुक्स रेफर करनी है, अरिहंत की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। और एक और यूट्यूब चैनल है क्वालिटी लर्न पॉइंट, इस पे आपको जब मैंने लास्ट चेक किया था एचपी का जीके भी पढ़ा रहे थे और दूसरा मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे थे। रेस्ट आपकी अपनी चॉइस है, आप गूगल ब्राउज करो, यूट्यूब ब्राउज करो, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग चैनल्स हैं जो आपको सूट करते हैं, आप वो चूज करके पढ़ सकते हैं उनसे। जरूरी नहीं है कि इन्हीं से पढ़ना है, पर ऐसा बहुत सारा फ्री मटेरियल पूरा अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको बस सर्च करना है। मुझसे हेल्प रेफरेंस चाहिए होगी तो मैं वो भी करा दूंगी। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको आंसर दे दूंगी नेक्स्ट टाइम पे, या जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैम मेरे को वो पूछना था बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब उसके बाद क्या क्या आएगी? नहीं मैम, जैसे मेडिकल के हैं ना मैम, तो जैसे मास्टर्स उन्होंने जैसे इंग्लिश में कर रखी है ना, तो उनको फिर भी मेडिकल के सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट मेडिकल के लेने पड़ेंगे, या फिर वो जैसे इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आर्ट्स का होता है ना सब्जेक्ट। देखो, जो जहां तक मुझे समझ आ रही है आपकी बात, एक तो आप जो पूछ रहे हो उसमें है कि पर्सन ने ग्रेजुएशन मेडिकल में कर रखी है, जी ऐसा मैम। कह रहे हो, है ना। जी। अब देखो क्या होता है, जब मैंने लास्ट चेक किया था और मतलब जब मेरा एडमिशन का था, तो जो सब्जेक्ट्स थे वो आपकी बीएड से ही रिलेटेड थे, क्योंकि आपने साइंस का बेस तो आपका ग्रेजुएशन था, है ना। तो ऐसा नहीं है, बाकी जो है सब्जेक्ट लिस्ट जो है वो मुझे ओपन करके चेक करनी पड़ेगी, मैं आपको भी सेंड कर दूंगी अगर मुझे मिलेगी। पर जहां तक मुझे याद है वो बीएड का अपना अलग कोर्स स्ट्रक्चर होता है, टीचिंग और उसके नहीं ऊपर। मैम, वो थर्ड सेम में ना उनको टीचिंग सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जैसे वो हाँ, टीजीटी लगेंगे तो मैं मेन कौन सब्जेक्ट हाँ पढ़ाएंगे ना वो रियली सॉरी, स्पेसिफिक। पर मैं तो बीएड मतलब कर नहीं पाई क्योंकि मेरा एमकॉम का हो गया था। अगर मैं कर रही होती तो मैं आपको बिल्कुल बेटर बता पाती, बट अगेन मेरी अगर कोई सर्कल में है जिन्होंने करा हो तो मैं उनसे आपको बता दूंगी ये ऑप्शन वाला जो भी आप पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहे मैम कि अगर ग्रेजुएशन मेडिकल में की और पोस्ट सर की ग्रेजुएशन रेफरेंस की में तो। भी हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इस पे। मैं बिल्कुल आंसर कर पाती अगर मैंने की होती, बट मैंने ओके। नहीं किया, तो मैं एंट्रेंस से रिलेटेड आपको बता रही हूँ, ओके मैम। ठीक है। विकास, आपको कोई डाउट है? विकास, नो मैम, नो मैम। आप विकास आप अभी बीएड एंट्रेंस टेस्ट ही देना चाहेंगे ना, कि आप टेट भी प्रिपेयर कर रहे हैं?
सर टेट भी प्रिपेयर करूंगा मैं। अच्छा, दोनों करेंगे, ठीक है। जी सर। बाकी अब जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो है जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं HPSSC के, तो अगेन इनके बारे में आपको मैं अभी एक बेसिक आइडिया जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बेसिकली जो पब्लिक सर्विस एग्जाम्स निकलते हैं ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जो चाहिए होती है हम सबको, ठीक है। बहुत वास्ट फील्ड की जॉब्स निकलती हैं इसमें, वो आगे बताती हूँ, वो भी मैंने कवर किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होता है, ये 1971 में हुआ था। जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इस एग्जाम को कराती है। इसमें जो है देखो, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी वास्ट फील्ड है। IT में निकलते हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए निकलती है, टाइपिस्ट के लिए जॉब निकलती है, नर्स के लिए निकलती है, थिएटर असिस्टेंट एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली मान लीजिए आपने टीचर का चाहिए आपको बैकग्राउंड, ऐसा जरूरी नहीं है, ये अलग अलग पोस्ट है। मान लीजिए मेरा BCom का बैकग्राउंड है, तो मैं ये जो अकाउंट्स की पोस्ट निकलती है, जैसे एक निकलती है JOA अकाउंट्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, मैं अगर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हूँ तो दे सकती हूँ। अगेन टाइपिस्ट का अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल करे दे सकते हैं। अब क्या होता है, ये सब अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो स्पेसिफिकली साइट पे जाके देखना पड़ता है एज एंड व्हेन जब वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी हर थोड़े थोड़े मंथ्स बाद निकलती रहती है और इसकी नोटिफिकेशन आपको वेरियस जगह पे मिल जाएगी। अगेन आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन आती रहती है, कौन सा एग्जाम कहाँ निकल रहा है। यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन करके रख लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, उन पे आ जाता है कि फॉर्म निकला है, ठीक है। और इसकी साइट पे चेक करते रहेंगे तो अगेन उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका हर पोस्ट का अलग अलग होता है। बेसिक सब्जेक्ट्स जो हर एग्जाम में कवर होते ही होते हैं वो होता है जैसे जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जैसे होता है ना कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एवरीडे साइंस के, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, वही जनरल इंग्लिश, हिंदी, जैसे मैं बता रही थी बेस सारे एग्जाम का ये सेम है। HPG के बहुत अच्छे से करोगे, बहुत हेल्प करेगा। ऑनलाइन प्रोसेस की अगर बात करूं, अब जो इसकी वेबसाइट है ना जहाँ पे ये सारी नोटिफिकेशन आती हैं, वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है hpssc.hp.government.in। इस पे जाके आप सर्च करिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, इस पे ही रिलाई करिएगा कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, वैकेंसीज निकली हैं। क्या प्रोसेस रहता है, आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, एक आपकी ID बनती है, उसमें लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। ईमेल ID नंबर इन चीजों से बनती है वो। फिर आप फॉर्म भरते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, पूरा वो जो प्रोसेस होता है वो फिल करके एप्लीकेशन फी करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। जब तक आपने एप्लीकेशन फी सबमिट नहीं करी, एप्लीकेशन नहीं मानी जाती है। मैं ये बात इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि एक दो मेरे नोन रह चुके हैं जो फी नहीं सबमिट करते और उनका पूरा प्रोसेस निल हो जाता है, ठीक है। अगर इसके लिए क्राइटेरिया की बात करूं, अगेन एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 to 45 ईयर्स एज है व्हेन अप्लाइंग। और जो रिजर्व कैटेगरीज हमारी होती है उन्हें 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। और जो कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनके लिए सिर्फ 10+2 रिक्वायर्ड होती है, कुछ पोस्ट होती है जिनके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है, कुछ पोस्ट होती है जिनके लिए मास्टर्स रिक्वायर्ड होती है। अगेन वो पोस्ट बाय पोस्ट डिपेंड करता है, जब वैकेंसी निकलती है उसकी एलिजिबिलिटी में जाके चेक कर लीजिए। अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है उसमें, ठीक है। कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बस आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है और आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो, जैसे जो पोस्ट है फॉर एग्जाम्पल स्टाफ नर्स की निकली है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की निकली है, सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन की निकली है, ठीक है। तो इनके लिए जो सिलेबस है उसमें क्या होता है, जनरल नॉलेज होती है, लॉजिक होता है, सोशल साइंस होता है, 10th ग्रेड की इंग्लिश हिंदी होती है और सम एडिशनल टॉपिक्स और होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं एग्जाम के। स्टेनोटाइपिस्ट की निकलती हैं, ठीक है। इनका भी वही बेसिक जो है हमारे सब्जेक्ट्स वो सेम रहते हैं, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ऊपर नीचे होते हैं। और जो सिलेबस है जैसे स्टोर कीपर का है, ऑडिटर का है, असिस्टेंट का है, मान लीजिए ऑडिटर का है या अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसमें इन बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ मेरा जैसे सब्जेक्ट नॉलेज है वो लगेगा, अकाउंट्स का क्या नॉलेज है मेरा,
उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो अगेन स्पेसिफिक होता है, वो आपको चेक करना होता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं जब आप फॉर्म भर रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स सर्विस मैन ऑफ एचपी जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के लिए है, उनके लिए 360 रुपीज है एप्लीकेशन फी। मान लीजिए यूनिट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए 120 है, एंड सो ऑन। ये फी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सर्विसमैन हु आर रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस, उनके लिए ये फी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कभी कभार चेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए यही रहे, ठीक है। तो आप जब भी नोटिफिकेशन देखें, एक तो नोटिफिकेशन ध्यान से देखिएगा। और अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी पोस्ट और वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनमें से देखो ये एक एग्जाम्पल है कि कभी जैसे स्टाफ नर्स की मान लीजिए 90 निकली हैं, कभी फार्मासिस्ट की निकली, कभी 100 पोस्ट निकलती है, डेवलपमेंट ऑफिसर की 2, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, ऑक्शन रिकॉर्डर, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जिन्होंने जैसे कंप्यूटर में कुछ किया होता है, लॉ ऑफिसर जिनका लॉ बैकग्राउंड है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोटाइपिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, अलग अलग पोस्ट चाहिए, बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। जैसे आप मान लीजिए जूनियर इंजीनियर है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, फायरमैन है, क्लर्क की बहुत सारी निकलती हैं, इनको भी काफी लोग देते हैं। लैंग्वेज टीचर की है, यहाँ अगेन वो क्राइटेरिया मेंशन्ड होता है, अकाउंटेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी भी निकलती हैं। तो अगेन इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, एचपीएससी की जो पोस्ट निकलती है इनका आप एग्जाम क्लियर करते हैं, कईयों में खाली रिटन एग्जाम होता है, कईयों में प्रैक्टिकल भी होता है, मान लीजिए कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड है, तो वो अलग अलग प्रोसेस रहता है, वो आपको स्पेसिफिक एग्जाम जिसके लिए आप एलिजिबल है वो वहां जाके चेक करना होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है ये यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और इनके अलावा भी मैं आपको 2-3 और बताती हूँ। जैसे ये देखिए हिम वीविंग टेक है, जीके स्टडी है, अड्डा 247, ये बहुत अच्छा चैनल है। किसी भी एग्जाम के लिए ये लोग बैंकिंग एंड ऑल भी कराते हैं, तो ये वाला चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ स्टूडेंट आप इसको जरूर रेफर कर सकते हैं, अड्डा 247, ठीक है। एलीट स्टडी है, ये भी एक चैनल है। इनके अलावा आप फ्री हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है। अब इनके अलावा जो एक हमारी मेन स्ट्रैटेजी रहती है, जैसे मैं पहले कल्पना को भी बता रही थी स्टार्टिंग में, कोई भी एग्जाम है आपको क्लियर करना है, सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर निकाल लो, देख लो किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं, और क्या होता है कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। यूजुअली वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं जो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं। सिलेबस देखो ऑफिशियल साइट पे जाके, सिलेबस अच्छे से कवर करो जो भी सिलेबस में है। रिवीजन इज द की, आपको रिवाइज करना है, एक बार आपको टॉपिक प्रिपेयर हो गया आपको रिवाइज करना है। जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हम यूजुअली नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स टाइम की कमी की वजह से, वो 2 चीजें, एक तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन काफी जगह सोर्सेज पे फ्रीली अवेलेबल है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये बुक्स हैं उनमें भी होते हैं, और ऑफिशियल साइट्स पे भी मिल जाते हैं विद आंसर की एवरीथिंग। तो ये हमको प्रैक्टिस करने हैं। और अब जो अगर मैं फ्री प्लेटफॉर्म की करूं, आज मैं जब सर्च कर रही थी गूगल पे, तभी मैंने देखा जैसे बाईजूस एप्स है, ठीक है। बाईजू ऐप भी एचपीएसएससी की प्रिपरेशन देते हैं, जरूरी नहीं आप उनका कोर्स बाय करो, इनके यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे फ्री क्लासेस होती है, इनकी ऐप पे फ्री क्लासेस होती हैं, अन अकेडमी है उस पे फ्री क्लासेस होती हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप कर रहे हो, खाली इन एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हो, उनकी फ्री क्लासेस देते हैं उनके टॉप एजुकेटर्स, वहां पे जाके आप फ्री बैठ के रोज देख सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं अन अकेडमी की रात को 10 बजे फ्री क्लास देख लेती हूँ, उसमें वो एमसीक्यूज कराते हैं, कभी कोई टॉपिक समझा देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो उन एप्स पे हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल्स होगी, उनकी ऐप होगी, उन पे फ्री क्लासेस देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो कंटेंट की, क्योंकि एमसीक्यूज हैं
आप इजीली कर पाओगे। हाँ, और रोज रोज प्रैक्टिस रखो, जैसे कभी 1 घंटा भी पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, जितना भी आप टाइम डिवोट कर सकते हो। बीएड की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में मैं वीडियोस देखती थी लॉजिकल रीजनिंग की, और फिर मैंने 3 घंटे देना स्टार्ट किए, और फिर 3 to 4, देन मैं 5 to 6 दे देती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी फ्री थी, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी और नए कोर्स में एडमिशन ली थी, और मैंने एग्जाम पहले ही भरा हुआ था, तो मैंने कहा चलो प्रिपेयर करके दे देते हैं। तो आप अगर मान लीजिए 4 आवर्स भी दे रहे हैं, 2 आवर्स भी दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर आपका हो जाएगा। बट आपको ये जो है इस हिसाब से फॉलो करना है, एग्जाम पैटर्न देख के। हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे, पहले पैटर्न देखेंगे, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। कोई भी किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बेसिक ओवरव्यू था एग्जाम का, वो हमारा ये था। बाकी आप पूछ सकते हो, कोई स्लाइड पीछे जानी है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो वो बता दो, मैं कर देती हूँ। कल्पना, विकास, कोई प्रश्न है? हेलो सर, अभी तो कोई नहीं है। फिर संस्कृत वाले जो हमारे संस्कृत वाले हैं का एग्जाम जैसे ही होगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है विकास, एक बार फिर बोलेंगे? सर मैं बोल रहा हूँ हमारा, सर मैं कह रहा हूँ, मैं तो हमारी संस्कृत कॉलेज में है हम, तो हमारे एग्जाम इसी से रिलेटेड होगी क्या? अदर कॉलेज वालों के होते जिस तरह से। HPSC की बात कर रहे हैं? हाँ जी। देखो इसमें अगेन पता है, वही बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क की पोजीशन है, उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आप आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 10+2 है किसी पोस्ट की, तो आप वो दे सकते हो। उसमें फिर आपका संस्कृत कॉलेज या मैं बीकॉम हूँ वो मैटर नहीं करता है। कई पोस्ट की क्वालिफिकेशन ही 10+2 होती है, या ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड होती है, तो फिर तो आप वो दे ही सकते हो एग्जाम। समझ गए विकास? कुछ स्पेसिफिक पोस्ट भी होती हैं, जैसे मान लीजिए लॉ की है तो उसके लिए लॉ बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स की है उसके लिए अकाउंट का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया होता है ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड। तो वही बोल रही हूँ, बहुत सारी पोस्ट है, आपको जाके साइट पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी में आप फुलफिल कर रहे हैं और दे सकते हैं। थैंक यू। नो इशू। जैसे लैंग्वेज टीचर बताया ना इन्होंने, कशिश जी ने, सो अगर उसमें संस्कृत का लैंग्वेज टीचर चाहिए तो ऑफ कोर्स आप क्वालिफाई करते हो। दे सकते हैं, अगर आप उसमें आ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, आप दे सकते हैं। बट कशिश जी, इसमें टीचिंग पोस्ट कम आती होंगी ना, ये गवर्नमेंट जॉब ज्यादा हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की हाँ। टीचिंग वैकेंसीज निकलती है वो भी यहाँ निकलती है क्या? सर निकलती हैं, पर अभी जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं भी ये साइट देखती रहती हूँ, एग्जाम्स भरती रहती हूँ, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बहुत आई थी, बोथ IT और अकाउंट्स में भी। अभी ऑडिटर की भी निकली थी, और क्लर्क की भी निकल जाती हैं, और स्टेनोटाइपिस्ट हैं उनकी भी, मतलब बार बार रेकरिंग आई हैं, जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है। तो उसमें मेरी नजर में टीचिंग का तो नहीं आया था, उसमें स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, JOA हो गया, ये सारी आई थी। हाँ, तो जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जहाँ मुझे टीचिंग करना है, उनकी वैकेंसीज क्या HP यूनिवर्सिटी साइट पे निकलती होंगी फिर, जो एफिलिएटेड निकलती है कॉलेज है? सर, बाय नोटिफिकेशन निकलती है। तो वो बट मेरे को HP यूनिवर्सिटी साइट पे ही देखते रहना चाहिए? हाँ जी, और पर कॉलेज के लिए नेट मैंडेटरी है। नेट पे, हाँ, ठीक। इनफैक्ट जैसे HPU की जो ऑफिशियल साइट है, या दूसरे कॉलेजेस उनके ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जैसे डाटा ऑपरेटर होते हैं उनकी भी वैकेंसी निकलती हैं, वो लोग भी निकालते हैं, तो आप वहाँ पे भी नजर रख सकते हैं नोटिफिकेशंस पे। बेसिक कंप्यूटर डेटा एंट्री वगैरह। कल्पना, आपका कोई है प्रश्न और? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको मदद मिली कशिश जी के सब जो इंफॉर्मेशन दी? जी सर। वेरी और गुड। आपका जो क्वेश्चन था वो रिपीट कर दो, मैं डेफिनेटली, मुझे जहां से भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है। एक तो एक सब्जेक्ट का आप पूछ रहे थे, चॉइस का, है ना कल्पना? यस मैम। कॉम्बिनेशन का, वो यस तो मैम, कोई सब्जेक्ट पर्सन आंसर कॉम्बिनेशन। कर सकता है जो परस्यू कर रहा हो, जिनके सब्जेक्ट्स हो।
और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? स्टडी मटेरियल का था आई गेस। तो स्टडी है ना? ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देना मैम, आप जहाँ से पढ़ सके ना, फिर रीजनिंग वगैरह जीके, मतलब आपने जो जैसे आपके पास कुछ होंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ, तो अच्छा, बाकी तो हम यूट्यूब वगैरह से कर देंगे ना। देखो अगर आप चाहते हो, मैं मतलब अगर कोशिश करूं अगर इसकी स्कैन कॉपी ऑनलाइन हो इस बुक की अवेलेबल, पर अगर आप ये बुक पढ़ मतलब ले लेते हो, अगर अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ कहीं से अरेंज कर पाऊं, देख पाऊंगी। ये मैंने तो इस बुक को ही रेफर किया है बीएड के लिए। ये है कंपटीशन एज की, 350 की है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब कुछ है, इसमें जीके है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, सब कुछ इसमें। मैंने ये बुक और ये जो 2 मैंने चैनल्स दिखाए ना यूट्यूब के, मैंने सिर्फ ये रेफर किए हैं। ओके मैम। तो अगर कशिश जी, हाँ सॉरी जी, सॉरी, नहीं बोलिए। तो अगर आप ये बुक ही कर लेते हो ना और ये 2 चैनल ही कर लेते हो, आप क्लियर कर दोगे एग्जाम। ओके मैम। मैम मैं मेरा पीटी हुई थी इसके लिए, बीएड का मैंने दिया है एंट्रेंस ना प्रीवियस ईयर, तो 79 या 78 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे मेरे। भाई ना, एक्चुअली वो क्वालिफाई तो कर पहले भी जाते हैं, उसके बाद मतलब यस मैम, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मेरा था, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग मेरे को यहाँ घर के नजदीक मिल जाना था, कॉलेज में जो एफिलिएटेड होते हैं कॉलेज, वो मिल जाना था। पर फिर मैंने डीएलएड उसका भी एंट्रेंस दिया था ना डीएलएड का, तो फिर मैंने वही परसों किया, और इसके बाद हम डीएलएड के बाद बीएड कर सकते हैं ना प्राइवेट भी, तो फिर मैं वो करूंगी अगर हो जाएगा, नहीं तो फिर रेगुलर ही करनी पड़ेगी अगर प्राइवेट में नहीं होता है ना एडमिशन। तो ये वैसे मेरे लिए भी इंफॉर्मेटिव रहा है कि आपने जो डिप्लोमा किया हुआ है उसके बाद आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस से कर सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये मेरे लिए भी सेशन इंफॉर्मेटिव रहा है। ट्राई करो अगर हो जाता है तो। अदरवाइज देखो, अगर एचपीयू बीएड एंट्रेंस का है तो मैं यही बोलूंगी 95 to 100 मार्क्स आप अपने एम करके रखो कि मुझे इससे प्लस लाने हैं, तभी आपको जो मेन कैंपसेस हैं, अच्छे कैंपसेस हैं, या किसी भी कॉलेज में सीट सिक्योर्ड चाहिए कि हाँ 100% मेरा हो जाए, तो 95 to 100 प्लस टारगेट रखो। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी थी, वो इतनी ही जाती हैं। कल्पना, विकास आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 150 में से 100 लाने हैं, निगेटिव जी मार्किंग है सर। नहीं, तो वो पॉसिबल है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे अपन तो पॉसिबल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा बिल्कुल एक फॉलोअप क्वेश्चन था कशिश जी, जो कल्पना पूछ रही थी कि जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की आंसर शीट या एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन है, वो भी इसी बुक में है क्या जो आप दिखा रहे हैं? बुक में है सर, इसमें ओके, क्वेश्चन भी है, आंसर्स भी हैं, और मॉक टेस्ट भी है, मतलब सैंपल पेपर भी है कि प्रैक्टिस करनी हो ना क्वेश्चन की, क्वेश्चन पेपर की, वो भी है। मैंने यही बुक की है, और आप किसी भी एग्जाम के लिए आजकल जितनी भी मैक्सिमम बुक्स आती हैं उनमें प्रीवियस ईयर अटैच होते हैं, अदरवाइज सेपरेट भी मिल जाते हैं, अदरवाइज तो ऑनलाइन मिल जाते हैं सर। जो जैसे एचपीयू की साइट है ना, या और हाँ, वहाँ देखे मैंने ऑनलाइन आंसर, मिल हाँ जाते करेक्ट, वहाँ भी मिलते हैं, करेक्ट। सो कल्पना, विकास, आई थिंक वो किताब तो आप नोट कर ही लीजिए, देखिए। जी सर, कर अगर लिया। आपके हो सकता है आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में हो सकता है, 100% नहीं बोल सकता मैं, हैं। अदरवाइज सर वहाँ ये एक बार। हो सकता है ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल हो, पॉसिबिलिटी है। Okay. हाँ, मतलब एक बार मैं बोल रहा था विकास और कल्पना, आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में अगर किसी के पास हो तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हेल्प करेगी, इसमें सब कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, तो ले ही लेना फिर तो। जी सर। शिशु भी यही बोल रही है ना, उन्होंने इसी से पढ़ाई करी है, तो फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी ओके, एक एडिशनल टिप अगर मैं दूं, देखो एमसीक्यू में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन है सामने, आंसर्स भी सामने है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा मार्क करना है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरा रट लेना है टॉपिक को। अगर वो इम्पोर्टेंट चीजें भी याद रह जाए ना, तो जब आप वो ऑप्शन देखेंगे ना, आपको आंसर अपने आप याद आ जाएगा। तो टॉपिक कवरेज और थरोली जिसको बोलते हैं ना, एक
अच्छी रीडिंग प्रैक्टिस जो होती है वो भी आप कर लेंगे, तो वो आप ऑप्शंस मार्क कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पैराग्राफ लिखने हैं, कीवर्ड्स चाहिए, लेंथ चाहिए, तो पूरा याद तो वैसा करना नहीं है, वो जस्ट वन वर्ड है। तो आप अगर वो भी कर लेंगे ना, आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बस रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। जी मैम। जी ठीक है, अगर आपके कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं है तो कशिश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला कशिश जी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन ये एग्जाम का जो जो प्रोसेस है, द पैटर्न है, और आपने जो इंफॉर्मेशन दी है ना, कहाँ रिसोर्सेज हैं ओपन सोर्स में जहाँ पढ़ सकते हैं, तो आई थिंक वो थोड़ी मेहनत करें तो जैसा आप बोल रहे हो, मेरे को तो लगता है कि क्लियर हो सकता है विद 100। मैंने खुद ऐसे ही किया है, मैंने हाँ ओपन सोर्सेस से पढ़ के किया है। हाँ, तो जो 100 आप बोल रहे हो, 150 में से 100 ला पाए, पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है सर। नंदानी, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स? No questions, but yeah, Kashish, this was very informative. Thank you so much. थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। And we'll be in touch. I'll be in touch with you, Kashish ji. I don't know if you are, when is your net exam, if I may ask? सर एज पर जो अभी डेट्स निकली हैं, इट इज इन फेब एंड, Okay, and that's not too the far. second attempt is in June. Because of COVID, all the exam cycle was disrupted. So now in Feb and then in June. All the best to you for your net exam. Thank February end is not too far. And we'll be in touch after that. I won't bother you till you complete your NET. Okay. No, sir, no issue. Thank you so much. So we'll conclude it here. ओके सर, थैंक यू सर। आप रीच आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ